ठीक है। तो इससे पहले अपन ने सॉइल का फॉर्मेशन देख लिया था, सॉइल कहाँ कितनी पाई जाती है उसका जोग्राफिकल देख लिया था, कितने भौगोलिक क्षेत्र देख लिया था। ये रहा जैसे मैपिंग मैंने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे अपन लोगों को जो पढ़ना था कि इस वाले पार्ट में जो पाई जाती है वो पूरा पर्वतीय, जैसे कि हिमालय का जो पूरा ऊपर का हिस्सा है और यहाँ हल्का सा अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, तो इन क्षेत्रों में कौन सी सॉइल पाई जाएगी? पर्वतीय मृदा। फिर मैं बात करूंगा कि जैसे ये पूरा यहाँ पे ये पूरी नदियाँ आती है, पूरा सिंधु इंडस वगैरह है, यहाँ सतलुज वगैरह है। अब इंडस तो इस प्रकार से चली जाती है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे नदी है एक सतलुज, कौन सी? सतलुज नदी मिलेगी। और इसके बाद फिर यहाँ नीचे से पूरी नदियाँ हैं और इस तरफ गंगा यमुना मिल जाएगी आपको, और इधर इस तरफ से आपको मिलती है कौन सी? नर्मदा वगैरह। नर्मदा थोड़ी नीचे आ जाएगी, वो थोड़े एमपी में वगैरह मिलती है, लेकिन इस वाले पार्ट में। और यहाँ आती ब्रह्मपुत्रा। तो इस पूरे क्षेत्र में जो नदी के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी वो सब की सब कहलाती है कैसी? जो, हाँ, ये सारी की सारी जो नदियाँ जा रही है ये सब पर्वतीय नदियाँ हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में जो मिट्टी बनती है वो बनती है जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। फिर मैं बात करूँ रेगिस्तान के डिजर्ट में, तो इस वाले पार्ट में जो सॉइल पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा। तो यहाँ इस वाले पार्ट में जो भी मृदा मिलेगी, जो भी सॉइल पाई जाएगी वो कैसी रहेगी? मरुस्थलीय मृदा, या आपको जिसे बोलेंगे डिजर्ट सॉइल। फिर ये आ जाता है दक्कन ट्रैप वाला भाग, इसे बोलते हैं दक्कन प्लेटो। ठीक है। तो यहाँ पे मिलती है ब्लैक सॉइल, क्योंकि ये पूरा का पूरा बना है किससे? लावा से। इसका फॉर्मेशन हुआ है किससे हुआ है? लावा से हुआ है। तो इसलिए इस वाले पार्ट में क्या मिलती है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी मिलती है। फिर मैं बात करता हूँ इस वाले पार्ट में जो ये पूरा दिख रहा है, ये वाला पार्ट मतलब नीचे यहाँ पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, फिर नीचे आएंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश वगैरह और तमिलनाडु। इस वाले पार्ट में मिलेगी रेड सॉइल। कैसे मिलती है? रेड सॉइल मिलती है। फिर मैं बात करूँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के दोनों किनारों पर, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो यहाँ पे मिलती है लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट मृदा मिलती है इन पार्टों में। तो आज हमें वही डिस्कस करना है। फिर हमने बात कर ली थी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल में, जैसे ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 1986 में बना था। इनने मिट्टी को, भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा, जिसके 8 भाग ये हैं और हम इनकी बात कर चुके थे, जिसमें जलोढ़ सबसे ज़्यादा भाग पर पाई जाती है 43.3% भाग पर, रेड है वो 18.6% भाग पर, ब्लैक सॉइल है वो 16.6% भाग पर पाई जाती है। लेटराइट की मैं बात करूं वो 4% भाग पर पाई जाती है। अब इसी में सबसे पहली हेडिंग डालूं, आज हमें जो पढ़ना है वो लिखो। पहली हेडिंग है आपकी एलुवियल सॉइल। पहली कौन सी है? एलुवियल सॉइल। पहली जो मिट्टी पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा, एलुवियल। इसमें 2 वेदर है, वो नहीं पढ़ना? कौन सा बेटा? 2 दलदली और छाछ। नहीं, वो इसी में बता दूंगा वहीं पे। आपकी जो दलदली वो जो वाली है ना, जिसे बोलते हैं दलदली, तो ये क्षेत्रों में मिलेगी। या तो वो दलदली क्षेत्र बनेंगे कहाँ पे? जहाँ पे मैंग्रोव पाए जाएंगे। एक तो मिलेगा पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, उड़ीसा वाले तट पे, इस वाले तट पे, और एक मिलेगा एक गुजरात वाले तट पे मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ मिलता है लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन इन पार्टों में ज़्यादा। तो उसकी हम बाद में बात कर लेंगे। हाँ, तो उसमें हम बात कर लेंगे, अभी जब हम पढ़ेंगे तो अभी हम बात कर लेंगे उनकी। तो पहले हमें पढ़ना है एलुवियल सॉइल, जिसे कहते हैं कौन से? जलोढ़ मृदा। अब ये देखो, मैंने पहले ही बोला है कि जलोढ़ मृदा का जो मैदान है ये ज़्यादातर जो होता है गंगा यमुना का मैदान। कौन सा मैदान? क्योंकि ये मिट्टी बनती है जो ज़्यादातर इस मिट्टी का जो फॉर्मेशन होता है, इस मिट्टी का फॉर्मेशन होता है नदियों के द्वारा। इसमें कैसे कहेंगे? यहाँ चलता है पंजाब से असम तक। कहाँ तक? ये पंजाब, यहाँ से पंजाब है और पंजाब से असम तक का क्षेत्र ये कवर करता है। कहाँ से कहाँ तक? क्योंकि असम वाले क्षेत्र में जो आपको नदी मिलेगी वो कौन सी मिल जाएगी? ब्रह्मपुत्रा। और इस वाले पार्ट में जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? गंगा। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ चलेगी देखो। तो पहले इसका अगर हम सेक्टर की एरिया की बात कर लें तो पंजाब से असम तक, ये लिखते जाओ आप, पंजाब से असम तक। तो पंजाब से असम तक का एरिया ये कवर करेगी और ये ज़्यादातर बनता है कहाँ? मैदानी वाले भाग में। कौन से? मैदानों में, मैदानी, ऐसे लिख लो, मैदानों में बनती, मैदानों में पाई जाती है। अब मैदान कैसे बनेगी? नदी के द्वारा। किसके द्वारा बनेगी बेटा? नदी के द्वारा, नदी के द्वारा। जैसे इसमें पूरी नदियाँ जितनी हो जाएंगी आपकी, जैसे आपकी कौन कौन सी आएगी? नर्मदा है, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जितनी भी नदियाँ हैं, जो पूरा क्षेत्र जो मिलेगा वो सब के सब इसमें आएगी। तो ये वाला क्षेत्र जो एलुवियल सॉइल है
वो नदी के द्वारा ए बनती है और नदी के द्वारा इसका भाग बनाया जाता है। और फिर हमने बात की थी कि पूरे इंडिया के सबसे ज़्यादा भाग पर सबसे अधिक भाग को ये क्या करती है, कवर करती है। 43.3% भाग को, क्षेत्र को ये क्या करती हैं, कवर करती है। अब बात आती है मिट्टी बनती कैसे, तो नदियाँ क्या करती हैं, किसी भी पर्वत पठार वाले क्षेत्र को अपर्दित करती हैं। क्या करती हैं, अपर्दित करती हैं। तो लिख लो, ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा अपर्दित पदार्थों से निर्मित है। क्या लिखेंगे, ये मिट्टियाँ, लिखो, ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा अपर्दित, ये मिट्टियाँ अच्छे से लिख लो, समझ लो, आपका प्री मेंस दोनों काम आ जाएगा। ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा अपर्दित पदार्थों से निर्मित है। क्लियर हो रही बात। तो नदियों द्वारा जो अपर्दन किया जाता है उससे ये मिट्टी बनती है। इनका अगर मैं रंग की बात करूं तो हल्के से ये भूरे रंग की होती हैं, हल्के से ये राख कलर की होंगी। कैसे होंगी, जैसे कि राख का कलर होता है ना, वैसा हल्का सा भूरा रंग। तो इनका कलर लिखो हल्के से राख जैसी, राख ब्रैकेट में लिखेंगे भूरे रंग की, भूरे रंग। तो कलर की मैं बात करूं, हल्के से राख भूरे रंग कलर की होती हैं और रेतीली टाइप की रहेंगी। क्यों रहेंगी रेतीली टाइप की, इसके आसपास का जो क्षेत्र पाया जाएगा वो रेत वगैरह इसमें सब मिक्स रहते। अब कंकड़ पत्थर ला रही है ना नदी, तो छोटे भी कंकड़ पत्थर मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे, रेत भी मिलेगी और बजरी भी मिलेगी और चीका मिट्टी भी मिलेगी। क्लियर। तो ये सब इस सॉइल में पाए जाते हैं। इसलिए तो हमने बात की थी इस सबसे उपजाऊ होती है। लिखो ये क्या होती है, अगला पॉइंट लिखो, सबसे अधिक उपजाऊ। फिर मैंने बात कही थी इसमें कुछ पॉइंटों की और मैं बात बोल रहा था कि ये जो मिट्टियां हो गई, जैसे मैंने कहा कोई नदी है इस प्रकार से आ रही है बहती हुई, इस प्रकार से जब नदी आती है तो मिट्टी जो इसके, ये नदी अंदर जा रही है इस बाउंड्री के, अब इसके जो आसपास, इसके जो अंदर जो मिट्टी हमें मिलेगी इस पूरे पार्ट में, इसमें जो मिट्टी मिलेगी ये कैसी होगी, जिसे कहेंगे नई जलोढ़। क्या बोलेंगे, न्यू एलुवियल सॉइल, जिन्हें बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर, इसे बोलते हैं जो नदी के पास में, क्योंकि ये मिट्टी बार बार क्या होती रहती है, अपर्दित होती रहती है, बार बार इरोजन होता रहता है इस मिट्टी का। तो इसलिए इस वाली मिट्टी को बोलते हैं नई जलोढ़। क्या बोलेंगे, नई जलोढ़ मृदा, और इसको बोलते हैं एक शब्द में खादर। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। फिर वही मिट्टी यहीं, अब ये दूर वाला भाग ऐसे ले लो तो इस वाले भाग में मिलेगी, तो इस वाले भाग को बोलते हैं बांगर, बांगर। ठीक है, बांगर मृदा, इसका मतलब रहता है पुरानी जलोढ़। इस सब नाम पूछेंगे, खादर बांगर किसको बोलते हैं, तो इसी के दो भाग हैं, जो नई रहती है उसको बोलते हैं खादर और जो पुरानी रहती है उसको क्या बोलते हैं, बांगर। अब वो नदियों की दूर मिले, क्योंकि वो बार आप मुझे वो बताओ, नदी ऐसे तो है नहीं बार बार अपने जिस क्षेत्र में बह रही है अपने बेसिन को छोड़ करके वो दूसरी जगह चली जाए नदी, ये तभी जाएगी जब उसमें पानी की मात्रा अधिक होगी या पानी ज़्यादा होगा। और ये कंडीशन तब बनती है जब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाए या बाढ़ आ जाए या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर डैम से पानी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया जाए, तो तब जाके इस वाले भाग को कवर करेगी और जो यहाँ पे मिट्टी पाई जाएगी उसका फिर से अपर्दन करेगी। तो वो ऐसा रोज रोज तो होता नहीं है, ये होता है आपका सालों में, 2 साल 3 साल 4 साल ऐसा प्रोसेस होता है। तो उस मिट्टी को बोलते हैं क्या, बांगर। अब ये जो नदी के बीच में जहाँ पे नदी बह रही, तो वो उसके अगल बगल की मिट्टी बार बार क्या होती रहती है, अपर्दित होती रहती है, इरोजन होता रहता है उसका, इसलिए उसको बोलते हैं न्यू एलुवियल। तो पहले मिट्टी को पढ़ने से पहले कि उसके कंपोनेंट जानो कि क्या क्या पढ़ना है, कितने भाग पर फैली है, क्या क्या उसका है पॉइंट और क्या क्या उसमें नहीं है। इतना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटा, है बन जाएगा। अब हम करते हैं कुछ और पॉइंटों की बात। अब बात आती है इसमें तत्व कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें लिखो, इन मृदाओं में पोटाश चूना पत्थर मिलता है। क्या मिलता है, पोटाश मिलेगा। लेटेराइट इसकी मतलब जलोढ़ का एलुवियल में लिखो। अगला पॉइंट, इसमें
पोटास, इसमें पोटास और चूना पत्थर हुआ, चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में, मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलेगा। तो जिसमें दो शब्द याद रखना, पोटास और चूना पत्थर। हाँ, चूना पत्थर, लाइमस्टोन बोलते हैं जिसको, चूना पत्थर एक अच्छी खासी मात्रा में ये मिलता है। तो जिसमें हमें पोटास की मात्रा अच्छी देखने को मिलती है और किसकी मिलती है। अब बात आती है कम क्या क्या, ये मिलते हैं, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इसमें। अब मिलता है, कमी किसकी रहती है इसमें, कौन कौन चीज़ें इसमें नहीं मिलेगी या किन किन चीज़ों में कमी रहती है। तो लिखो फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीवाश्म का अभाव रहता है। क्या रहता है? तो हाँ, कमी किसकी रहेगी, ये तो मिलता है कमी, फास्फोरस, नाइट्रोजन और बेटा आपका क्या होगा, जीवाश्म। तो इनकी क्या मिलती है, कमी मिलती है। अब आप ध्यान से समझो, यही क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कौन से तत्व की कमी पाई जाती है या कौन सा तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? तो वो पूछेगा चूना पत्थर की कमी किस में पाई जाती है, तो आंसर होगा कि इसमें चूना पत्थर कमी नहीं पाई जाती, प्रचुर मात्रा में मिलता है। एक बात बेटा दिमाग में बिठा लो, मिट्टी कोई भी हो, सभी मिट्टियों में दो चीज़ें तो मिलेगी, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी सब मिट्टियों में मिलेगी। कोई भी सॉइल आए, क्या लगा दोगे, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए हम अलग से खाद लगाते हैं मिट्टियों में, लगाते हैं ना, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए अलग से करते कि नहीं करते। तो यही रीज़न है कि हम अलग से ये सब चीज़ें देनी पड़ती हैं उनको। फास्फोरस अलग से डालते हैं, यूरिया है, और डीएपी कौन सा होता है, हाँ कौन सा, डाई अमोनिया फास्फोरस, हाँ डाई अमोनिया फास्फोरस, हाँ तो फास्फोरस, हाँ डीएपी बोलते हैं जिसको, डीएपी बोलते हैं। तो फास्फोरस उससे पूर्ति करते हैं, क्योंकि हर मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। राख कलर की रहती है, बिल्कुल राख कलर की रहती है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है बात, बन जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि किस मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता होती, मतलब पाया जाता है, या कौन सा तत्व नहीं पाया जाएगा। बता दो कि नहीं बता दो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कौन सी, जलोढ़ मृदा। हमने देख ली कौन कौन क्षेत्र में पाई जाएगी, ये पूरा यूपी है, बिहार है, यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ असम है। वही हम इस तरफ चले आएंगे तो जलोढ़ हल्का सा मिलेगा चंबल वाला क्षेत्र एमपी का, ऊपर उत्तर एमपी मिलेगा, नॉर्थ एमपी मिलेगा, पर हल्का सा टच करता है राजस्थान, और फिर सीधी एंट्री ले लेंगे गुजरात में। कहाँ ले लेंगे? तो इतने क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी, एलुवियल सॉइल, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर नई होगी तो उसे न्यू एलुवियल कहेंगे, जो बार बार अपरदित होती रहती है नदी के पास वाली, और जो दूर होगी वो बहुत टाइम बाद, जैसे बाढ़ के द्वारा या ज़्यादा पानी ओवरफ्लो। गुजरात से असम तक आएगा। मेन ये है, मेन पंजाब से माना जाता है, बाकी ये है कि अपना यहाँ पे लेकिन मेन नदियाँ यहाँ पे ना, यहाँ देखो ब्रह्मपुत्र आ रही है, यहाँ पर ये मिल जाती है, तापी है, नर्मदा, ये भी क्षेत्र, तो इसलिए वो गुजरात वाला पार्ट देख लेते हैं। लेकिन मेन जो है वो है पंजाब से असम वाला। इतना क्लियर हो गया सबका कि नहीं हो गया? अगली हेडिंग लिखो, ये कंप्लीट है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अगली लिखिए बेटा, रेड सॉइल, इसको मैं रफ कर लूँ। अगली है आपकी, रेड सॉइल, लाल मृदा। अगली क्या है, रेड सॉइल या लाल मृदा। करें बात अब इसकी, रेड की। तो रेड की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, जो इसके नीचे गंगा यमुना के मैदान के नीचे जो मिलेगा, ये क्षेत्र जिसमें झारखंड है, ये वाला पार्ट आ जाएगा, हल्का पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है, यहाँ नीचे पूरा क्षेत्र आंध्रा है, तमिलनाडु, ये वाले क्षेत्र में मिलेगी रेड सॉइल। अब रेड सॉइल की हम बात कर लें और कुछ पॉइंटों पे बात कर लें। मैंने पहले बोला था कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, 43.3% भाग पर। फिर सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे आती है रेड सॉइल, जो पाई जाती है 80% भाग पर। कितने? 18% भाग पर रेड सॉइल पाई जाएगी। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही ना? तो पहली बात तो अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड नंबर पे आएगी, किसमें, क्षेत्र में, एरिया में कवर करती है। कितना एरिया कवर करती है? 80.6% भाग। कितना कवर करती है?
18.6% भाग को ये कवर करती है। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? इसके बाद हम चलो और बातें कर लें, और पॉइंट की बात कर लें। ठीक है, इनका विस्तार कहाँ तक है? मैंने कहा है कि पूरे क्षेत्र ऊपर से नीचे, लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा कहाँ फैली है, तो सबसे अधिक सर्वाधिक तमिलनाडु। कहाँ पे है? सर्वाधिक एरिया कौन सा कवर करती है? सबसे विस्तार एरिया कौन सा? तमिलनाडु बन जाएगा। तो सबसे अधिक एरिया जो कवर करती है, सबसे विशालतम वो करती है तमिलनाडु। पाने को तो फिर पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक इन राज्यों में पाई जाएगी, जैसे वो देखो उस पर आप देख सकते हो, आंध्रा सब, लेकिन सबसे बड़ा एरिया कौन सा कवर करती है? तमिलनाडु। फिर मैंने बताया था कि रेड सॉइल है, ये किस प्रकार की चट्टानों से बनती है? तो इनका विकास हुआ है आर्कियन टाइप की चट्टानें। कैसी? आर्कियन ग्रेनाइट वगैरह है। तो इसमें इनका जो विकास हुआ है वो आर्कियन ग्रेनाइट, नीस या कुड़प्पा, बिंदन, इस प्रकार धारवाड़ अवसादी शैलों के। अरे जैसे मैं बात करूं, जैसे हम बात कर रहे हैं रेड की, तो ध्यान से समझना, जब मैं मिट्टी का उसका फॉर्मेशन पढ़ा था रॉक का, तो सबसे पहले आर्कियन बनी थी। आर्कियन के दो भाग थे, कौन कौन थे? आर्कियन और धारवाड़। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? आर्कियन और धारवाड़। फिर मैंने उसके आगे कौन सा पढ़ाया था? आर्कियन धारवाड़ के बाद कौन सा? ग्रेनाइट नीच मिलेगा। हाँ, ग्रेनाइट नीच तो मिल जाएगा उसमें, आर्कियन में। धारवाड़ में धारवाड़ी क्रम की मिलेंगे। उसका अगला कौन सा? अगला कौन सा था? पुराना। पुराना के दो हिस्से बताए थे, कौन कौन बताए? कुड़प्पा और बिंध्यन। ठीक है, कौन कौन बताए थे? कुड़प्पा और बिंध्यन। तो वही कह रहा है कि जो बीच का जो हिस्सा है, बीच का आर्कियन के बाद ऐसा नहीं मिलता कि कोई एक पार्ट पे फिक्स मिल रहा है, धीरे धीरे इसका फॉर्मेशन हुआ, अलग अलग पार्टों में अलग अलग जगह पे देखी गई है। चलो हम उसी की बात कर लें। तो ये लिख लो, इसमें क्या होता है? पहले लिखो, ये इनका विकास हुआ आर्कियन, कुड़प्पा से भी माना जाता है, और धारवाड़। ये मिक्सचर है ना पूरा, क्योंकि बघेलखंड वगैरह देखो आप पूरा का पूरा, ऊपर बुंदेलखंड देखो पूरा, तो ग्रेनाइट नीच से मिलेगा। तो ये पूरा विकास इससे माना जाता है, इन पार्टों में मिलेगी। अब बात आता है इनका रेड कलर क्यों होता है? रेड लाल रंग क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है? लिख लो, आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है इनका? लाल रंग। क्या होता है? तो इनकी उपस्थिति के कारण इनका रंग कैसा होता है? लाल। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है बात? और ये मिट्टी कैसी रहती है? ये मैं बता दूं, ये होती है अम्लीय प्रकार की। कैसी मृदा रहती है? अम्लीय मृदा। अब अम्लीय है तो आप ये बात जानते हैं, इसमें हाइड्रोजन आयन अधिक होंगे ना, तो हाइड्रोजन आयनों की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन आयनों की मात्रा सफिशिएंट मिलेगी। ये क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? ये अत्यधिक लीचिंग टाइप की मृदा है। ये अत्यधिक कैसी है? निक्षालित मृदा है। ये लिखो, इंपोर्टेंट है, ये अत्यधिक। अब लीचिंग का मतलब कौन बताएगा मुझे? निक्षालित। लीचिंग का मतलब कौन बताएगा? निक्षालन का मतलब क्या होता? बोलो जल्दी से। क्या? हाँ, निक्षालित लिखा है, निक्षालन बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है, हाँ बोलो देवन, बोलो क्या बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा अपर्दित होती है। नहीं, अपर्दित तो नहीं होगी, ये नहीं बोल सकते। इसमें क्या रहता है? निक्षालन लीचिंग का मतलब रहता है कि ऊपर के जो तत्व रहते हैं, वो एलिमेंट रहते हैं, वर्षा से क्रिया करके वो नीचे, मतलब सीधा बोल सकते हैं कि उसमें पानी आराम से अंदर जा सकता है, और वो ऊपर के तत्व जैसे कि आयरन है, आयरन उसके साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड वो जमीन के अंदर चला जाता है। फिर मैं जैसे इसी को आगे लेटेराइट पढ़ेंगे तो उसमें सिलिकाइल का रहता है, और जब सिलिका आयरन ऑक्साइड ये दोनों क्रिया करते हैं पानी के साथ, तो वो लेटेराइट उसका रंग कलर और गहरा लाल हो जाएगा। जैसे इसका रेड क्यों है? क्योंकि इसका रेड है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड के तत्व पाए जा रहे हैं। जो भी लोहा पाया जाता है वो पानी के साथ क्रिया करके कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाता है। और जब इसमें सिलिका और आ जाए तो उसका कलर और गहरा लाल। अरे वही ऊपर से जमीन के अंदर पानी मिला और नीचे चले गए वो तत्व, तो वो ऊपर हमें कैसी दिखाई देने लगती? मिट्टी रेड लाल दिखने लगती है। क्लियर हो रही बात? तो इसको बोलते हैं निक्षालन प्रक्रिया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है?
क्या बेटा? निक्षालन में ऐसा होता है जैसे मिट्टी है ऊपर, ऐसे सादा है भी, कुछ भी नहीं। अब ये बात आप जानते हो कि रेड में पाया जाता आयरन, क्या मिलता है आपको? लोहा मिलेगा। अब जैसे ही वो पानी बरसात होती है और पानी उसके कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में? आयरन के। और जैसे ही कांटेक्ट में आता है आयरन, तो उसके साथ वो क्रिया करता है। किसके साथ क्रिया करेगा? आयरन ऑक्साइड। अरे ऑक्साइड मिल गया पानी से, आयरन मिल गया जमीन से, और क्रिया करके वो उसके अंदर जाएगा, तो जमीन का जो रंग होगा, जो मिट्टी का कलर होगा, वो हमें कैसे दिखाई देगा? रेड। कैसा दिखता है? रेड दिखाई देता है। उसी को बोलते हैं इस वजह से आयरन। और जो पानी जो गया उसके अंदर, जमीन के अंदर जाने वाला प्रोसेस निक्षालन कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। हाँ बिल्कुल, उस प्रोसेस को लीचिंग बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये लिखो, इस मिट्टी में क्या क्या तत्व पाए जाएंगे, क्या नहीं पाए। तो इसमें देखो, सबसे पहले आयरन तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें क्या क्या मिलता है? लिखो, लोहा मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा और चूना मिलेगा। क्या क्या मिलता है? मिलता क्या है ऐसे लिखो, पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है या क्या फाउंड होता है? तो लोहा मिलेगा, और क्या मिलेगा? लोहा के बाद क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मिलेगा, एल्यूमिनियम। और क्या मिलेगा बेटा? और चूना मिलेगा, चूना। तो ये 3 चीजें मिलती। अब कमी किसकी होती? जो नहीं मिलता है। कम क्या मिलेगा? कमी। अभी जो मैंने 2 शब्द तो आपसे बोले थे कि नाइट्रोजन फास्फोरस, सब में लगा देना। क्या लगा देना? तो नाइट्रोजन फास्फोरस इसमें भी मिलेगा कम, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म। तो ये तो दिमाग में डाल ही लो आप, समझ में आ रही बात? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म, इनकी कमी पाई जाती है। ठीक है, अब बात आती है इसमें फसल कौन कौन सी प्रोडक्ट करेंगे हम लोग। तो इस क्षेत्र में देखो, तंबाकू, बाजरा, दलहन, गेहूं आदि खेती की जाती है। क्या क्या? तंबाकू। फसल कौन कौन प्रोडक्ट करेंगे उत्पादन? बाजरा, गेहूं, और क्या हो जाएगा आपका? दलहन। और भी फसलें की जाती आदि। तो इनका फसलों का कॉम्बिनेशन तो याद ही रखना कि क्षेत्र में कौन सी फसल होती है। तो तंबाकू, बाजरा, गेहूं, दलहन, ये फसलें ज़्यादातर इस सॉइल में हम प्रोडक्ट करते हैं। जैसे कि ब्लैक सॉइल में कपास है, गेहूं है, ठीक है, दलहन है, इन चीज़ों की हम ज़्यादा करेंगे। सबसे ज़्यादा कपास, गेहूं, दलहन, सोयाबीन, ठीक है, ज्वार। तो ये किस में करते हैं? ज्वार नहीं होगा, ज्वार रेड में आ जाता है। ज्वार, बाजरा वगैरह रेड में ज़्यादा मिलेगा। ब्लैक में ज़्यादातर मिलता है मूंगफली, कपास, गेहूं, सोयाबीन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में। उस वाले पार्ट में तंबाकू, बाजरा, गेहूं, दलहन, ये इस वाले पार्ट में ज़्यादा मिलता है। तो आज हमने पढ़ लिया 2 सॉइल, कौन कौन सी देख ली? एक हमने देख लिया आपके साथ एलुवियल देखा, और एक देखा रेड। इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे लैटेराइट वगैरह है, ब्लैक सॉइल है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और ऐसे ही 2-2 सॉइल करके एक एक टॉपिक आराम से ख़त्म कर लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाए। आप इस हाँ, इसका पीएच मान अधिक होता है, इसमें हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, इसलिए अम्लीय प्रकृति की सॉइल है। कैसी है? इसका नेचर कैसा है? हाँ बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बात बन जाएगा। हाँ, तो ये लिख लो, वही एसिडिक है। ठीक है, ओके, थैंक यू।